साथियों, मैं रविंद्र कुमार, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान। स्वागत है आपका अपने चैनल जीके बाय रवि सर में। आज अपन कक्षा 12 राष्ट्रीय विज्ञान के अध्याय 3 समकालीन दक्षिण एशिया की चर्चा करेंगे, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इसलिए इसे आप शुरू से अंत तक देखिए। दक्षिण एशिया, तो दक्षिण एशिया क्या है? दक्षिण एशिया पूरे विश्व के अंदर एक जो एशिया महाद्वीप है उसके दक्षिण का भाग को हम दक्षिण एशिया कहते हैं। दक्षिण एशिया में विशेष रूप से 7 देश आते हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और कभी कभी हम अफगानिस्तान को भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। इसे कुल मिलाकर दक्षिण एशिया में 8 देश होते हैं। कितने देश होते हैं? 8 देश होते हैं साथियों। अब अपन एक एक की बात कर लेते हैं। श्रीलंका श्रीलंका को पहले सिलोन कहते थे। यहाँ पर एक मुख्य समस्या है जातीय संरचना को लेकर। किसको लेकर है साथियों? जातीय संरचना को लेकर। यहाँ जातीय बनावट अलग अलग है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिहेली जाति के लोग रहते हैं, जो लगभग 75% है आबादी में। जनसंख्या में कितने परसेंट है? 75%। यहाँ का धर्म बौद्ध धर्म है, जो ज़्यादा बौद्ध धर्म को ज़्यादा महत्व दिया गया है, ज़्यादा मान्यता मिली है यहाँ के बौद्ध धर्म को। फिर यहाँ के तमिल है यहाँ पर 15% तमिल के अंदर भी। श्रीलंका मूल के तमिल है 11%, यानी श्रीलंका मूल निवासी कितने परसेंट है? 11%। और भारतीय तमिल है वहाँ पर 4%, जो भारत से जाकर वहाँ पर बस चुके थे। और मुस्लिम या मूर जनसंख्या है वहाँ पर 9%। मुस्लिम या मूर जनसंख्या कितनी है? 9%। और अन्य है वहाँ पर 1%। श्रीलंका वाले बोलते हैं कि श्रीलंका केवल सिहेलियों का है। किनका है? सिहेलियों का। वहाँ पर सिहेली समुदाय को ज़्यादा महत्व मिलता है, जो दूसरे समुदाय उनको ज़्यादा महत्व नहीं मिलता है। इसलिए वहाँ पर हमेशा लड़ाई या गृह युद्ध जैसी स्थिति चलती है। कैसे चलती है? गृह युद्ध जैसी स्थिति हमेशा वहाँ पर चलती है। इसके गृह युद्ध की चलने के विशेष रूप से 2 कारण हैं। एक तो वहाँ पर जो सिहेली समुदाय है, जो सिहेली भाषा है, उसको वहाँ पर राजभाषा का दर्जा दे दिया गया है। कैसा भाषा? राजभाषा। यानी सब पूरे श्रीलंका की भाषा कौन सी रहेगी? सिहेली। सारे वहाँ पर कामकाज कौन सी भाषा में होते हैं? सिहेली भाषा में होते हैं। और वहाँ पर जो सरकारी नौकरियाँ हैं, उनमें नौकरी में भी सिहेली समुदाय को आरक्षण दे दिया गया है, जिससे जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं, अपना आप को हीन समझते हैं। वो समझते हैं कि हम इस देश में रह रहे हैं, हम इस देश में रोजगार कर रहे हैं, हम इस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, लेकिन हमारा तो ये देश नहीं है। क्योंकि ज़्यादा महत्व किसको देता है? सिहेलियों को ज़्यादा महत्व देता है। नौकरियों में आरक्षण किसको है? सिहेलियों को ज़्यादा नौकरियों में आरक्षण है। इसको लेकर वहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति चल रही है। और वहाँ पर जो तमिल है, उनको उनके हितों की आवाज़ उठाने के लिए एक संगठन काम करता है, जिसका नाम है लिट्टे। क्या नाम है? लिट्टे की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ये श्रीलंका की जो तमिल लोग हैं उनके लिए अलग देश की मांग करता है। लिट्टे क्या? जो श्रीलंका मूल के जो तमिल है उनके लिए अलग देश की मांग करता है लिट्टे। भारत सरकार ने भी तमिलों के लिए आवाज़ उठाना शुरू की थी। 1987 में भारत सरकार ने श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई थी। यानी जो भारत सरकार है वो श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई थी। वहाँ पर तमिलों को अधिकार दिलाने के लिए, तमिलों को नौकरी में आरक्षण दिलाने के लिए, और तमिलों की जो भाषा है उनको भी मान्यता प्रदान कराने के लिए, इसलिए भारत ने वहाँ पर एक शांति सेना भेजी थी। क्या भेजी थी? शांति सेना भेजी थी, ताकि वे इस जो समस्या है, गृह युद्ध की समस्या है, उसे निपटा जा सके। लेकिन जो भारतीय सेना थी वो लिट्टे के संघर्ष में उलझ गई। किसके संघर्ष में उलझ गई? जो लिट्टे संघ चलता है उसके संघर्ष में भारतीय सेना उलझ गई थी, संघर्ष में फंस गई थी। इसलिए 1989 में भारत को जो शांति सेना भेजी थी उसको वापस बुला लिया गया था, शांति सेना को। लिट्टे वालों ने सोचा जो भारत के है वो हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। किस मामले में? श्रीलंका के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। इसलिए जो लिट्टे है, इस संघ ने अपने भारत के प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी हुआ करते थे उसकी 1991 के अंदर हत्या करवा दी।
किनकी? जो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी, इनकी 1991 में हत्या करवा दी थी। क्यों? क्योंकि श्रीलंका जो लिट्टे समुदाय है वो सोचता है कि जो भारत है वो हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए 2009 में फिर लिट्टे को ख़त्म कर दिया गया और ये मामला वहीं पर शांत हो गया। यह है श्रीलंका की कहानी। अब श्रीलंका और भारत में क्या समानता है, तो ध्यान रखना साथियों, भारत और श्रीलंका दोनों ही अंग्रेजों के उपनिवेश थे। किनके उपनिवेश थे? अंग्रेजों के दोनों ही गुलाम देश थे, दोनों ही भारत और श्रीलंका। भारत 1947 में आज़ाद हुआ। भारत कब आज़ाद हुआ साथियों? 1947 के अंदर। और जो श्रीलंका था वे 1948 में, भारत से एक साल बाद भारत श्रीलंका आज़ाद हुआ था। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ साथियों? 1948 के अंदर। एक तो ये समानता है दोनों के अंदर। दूसरी समानता है कि दोनों देशों के अंदर लोकतंत्र है। क्या है दोनों देशों के अंदर? लोकतंत्र। तुम एग्जाम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत और श्रीलंका के अंदर कोई दो समानताएं लिखी है, तो पहली समानता लिखना, दोनों अंग्रेजों के उपनिवेश थे। भारत 1947 में आज़ाद हुआ और श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, और दोनों में क्या है? लोकतंत्र है। अब अपन पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं साथियों? पाकिस्तान की, जो भारत का एक पड़ोसी देश है और दक्षिण एशिया में इसका भी एक स्थान है। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ? 1947 में। पहले भारत का भाग हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों की गुटबाजी से, अंग्रेजों की चालाकी से पाकिस्तान सन 1947 में भारत से क्या हो गया? अलग हो गया, आज़ाद हो गया। 14-15 अगस्त, कब? 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को पाकिस्तान भारत से अलग हो चुका था। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में बहुत सारी प्रक्रिया हुई, बहुत सारी घटनाक्रम हुए। आइए अपन एक एक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब उस समय लोकतांत्रिक सरकार बनी। किस सरकार बनी? लोकतांत्रिक। भारत में भी लोकतांत्रिक सरकार थी और पाकिस्तान में भी लोकतांत्रिक सरकार थी। जो जनरल अयूब खान, पाकिस्तान के जनरल अयूब खान वहाँ पर अयूब जनरल बने। इनको क्या हुआ? जनता ने बगावत कर दिया, इनके खिलाफ जनता ने बगावत कर दिया और उसको क्या कर दिया? हटा दिया। फिर आगे कौन? जनरल याहिया खान। कौन आगे? जनरल याहिया खान आगे। ये इनका शासन था कैसा? सैनिक शासन। कैसा शासन था? सैनिक। यानी उन्होंने सेना के बलबूते पर अपनी सत्ता हथिया ली थी और सेना के बलबूते पर उसने पाकिस्तान पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। लेकिन क्या हुआ? जब इनका शासन था जनरल याहिया खान का, तब भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ था। किनके बीच में? भारत वर्सेस पाकिस्तान, भारत वर्सेस पाक के बीच में एक संघर्ष हुआ। 1971 की लड़ाई। कैसी लड़ाई? 1971 की लड़ाई, जिसमें बांग्लादेश नया देश बना। कौन सा देश बना? बांग्लादेश। हमने बांग्लादेश को एक नया देश बनवाया था पाकिस्तान से। जो पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का भाग हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। क्या बोलते थे उसे? पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। और 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। फिर जनरल याहिया खान के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो वहाँ पर के प्रमुख बने। क्या नाम है? जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रमुख बने। एक सरकार कैसी थी? लोकतांत्रिक सरकार थी। कैसी थी? लोकतांत्रिक सरकार, जो 1971 से लेकर 1977 तक चली थी लोकतांत्रिक सरकार। उसके बाद जनरल जियाउल हल्क, क्या नाम है? जनरल जियाउल हल्क, ये आए थे। उनका शासन कैसा था? सैनिक शासन था। कैसा शासन था यहाँ पर इनका? सैनिक शासन। जनरल जियाउल हल्क के बाद पाकिस्तान के अंदर आए थे बेनजीर अली भुट्टो। क्या नाम है? बेनजीर अली भुट्टो या बेनजीर भुट्टो आए थे। इनकी सरकार थी किसी लोकतांत्रिक सरकार थी। कैसी सरकार थी? लोकतंत्र। इन्होंने लोकतंत्र के द्वारा जनता ने चुना था इनको, जनता चुनने के बाद इनकी सरकार आई थी। फिर बेनजीर अली भुट्टो थे, लेकिन इनको भी जनरल परवेज मुशर्रफ ने हटा दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने हटाकर अपने हाथों में सत्ता ले ली, यानी सैनिक शासन लागू कर दिया वापस, सैनिक शासन। इसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद से लगातार भारत पाकिस्तान में की सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है। वहाँ पर बोलते हैं पाकिस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पर जो सारा प्रशासन है वो तो सेना ही चलाती है, लेकिन दुनिया में दिखाने के मात्र के लिए वहाँ पर क्या है? लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र के स्थायी नहीं होने के कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं है, उसके क्या कारण है? तो ध्यान रखना साथियों, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी नहीं होने के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है कि वहाँ पर सेना, धर्मगुरु और भूस्वामियों का दबदबा रहता है। पाकिस्तान के अंदर सेना का दबदबा रहता है। किसका? सेना। वहाँ पर जो सेना करती है वही होता है। और बड़े बड़े धर्मगुरु, जो मुसलमानों के धर्मगुरु है, मौलवी है बड़े बड़े, वो जो कहते हैं वही होता है, वही सत्ता पे कब्जा करते हैं असल में। और बड़े बड़े भूस्वामी, बड़े बड़े उद्योगपति, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, ज़्यादा जमींदार है, भूस्वामी है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ है, फैक्ट्री है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उनका वहाँ पर ज़्यादा चलता है, उनका ज़्यादा दबदबा रहता है। वहाँ पर जनता की इच्छा नहीं चलती है। दूसरा कारण है पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ तनातनी। जो पाकिस्तान है वो भारत के साथ क्या करता है? भारत के साथ तनातनी, यानी पाकिस्तान भारत के साथ हमेशा तनातनी में रहता है, लड़ाई झगड़े में रहता है। इस वजह से भी वहाँ पर सैनिक शासन स्थायी नहीं हो, लोकतंत्र स्थायी नहीं हो पाया है और सैनिक शासन वहाँ पर ज़्यादा चलता है। एक है पाकिस्तान के राजनीतिक दलों में खोट। जो पाकिस्तान के राजनीतिक दल है उनमें खोट है।
कोट कैसे, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। किसमें लिप्त है? भ्रष्टाचार में। वो अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, जिससे वहाँ की जनता को समय या अपना जो 100% वो नहीं दे पाते हैं वहाँ के दल। अब अपन बात करते हैं बांग्लादेश की। किसकी बात करते हैं? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कैसी स्थिति है? तो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का भाग हुआ करता था। किसका भाग हुआ करता था? पाकिस्तान का। मैंने तुम्हें बताया था जब भारत आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं था पूरे विश्व के अंदर। बांग्लादेश उसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। क्या बोलते थे? पूर्वी पाकिस्तान। ध्यान रखना साथियों, पूर्वी पाकिस्तान। जो भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान दो देश बने थे, एक था पश्चिमी पाकिस्तान, एक था पूर्वी पाकिस्तान। दो देश बने थे पाकिस्तान के। जो पूर्वी पाकिस्तान था ये वर्तमान का क्या है? बांग्लादेश है। 1947 से 41 तक ये पाकिस्तान का अंग था। किसका अंग था? पाकिस्तान का। पाकिस्तान से अलग हुआ ये कब? 1971 में। कब अलग हुआ? 1971 में पाकिस्तान से अलग हो गया था। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख मुजीबुर रहमान है वो वहाँ का प्रधान बना था। क्या बना था? प्रधान। पाकिस्तान से अलग होने में ज़्यादा सहयोग किसने किया था? तो ध्यान रखना साथियों, पाकिस्तान से अलग होने में सहयोग किसने किया था? भारत ने। किसने किया था? भारत ने सहयोग किया था। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ का था। उसने एक पार्टी बनाई थी आवामी लीग। क्या पार्टी बनाई थी? आवामी लीग उन्होंने पार्टी बनाई थी। जब पाकिस्तान में चुनाव हुए, यानी जो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में जो पहले एक हुआ करते थे उसमें चुनाव हुए, उस चुनाव के अंदर शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग को ज़्यादा सीटें मिली। क्या मिली? ज़्यादा सीटें मिली, यानी बहुमत मिल गया और ये सरकार में आ गई। लेकिन ये सरकार में आ गई, लेकिन इसको पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो बड़े बड़े नेता थे वो इनको मानने से मना कर दिया। वो बोलते कि जो सत्ता है वो पश्चिमी पाकिस्तान में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? पश्चिमी पाकिस्तान है उसके नेताओं के पास रहेगी, पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं के पास सत्ता नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को मानने से इनकार कर दिया। और आवामी लीग की जो पार्टी है उसमें जो उसके जो मुखिया है शेख मुजीबुर रहमान, इसको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। इसको गिरफ्तार करके बंदी बना लिया गया। इसको जैसे गिरफ्तार किया, बंदी बना लिया, तो वहाँ की जनता ने क्या कर दिया? उपद्रव कर दिया, विद्रोह कर दिया पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ। वहाँ की जनता ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक, यानी पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक इधर आ गए, किधर? पूर्वी पाकिस्तान की तरफ। पूर्वी पाकिस्तान की तरफ आ गए और यहाँ की जो जनता है उसको मारने लगे, उनको परेशान करने लगे, उनको प्रताड़ित करने लगे। तो पूर्वी पाकिस्तान की जनता है वो पूर्वी पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आने लगी। कहाँ पर आने लगी? भारत के अंदर, भारत में आने लगी। और यहाँ शरणार्थी बनकर, शरण लेकर भारत में शरणार्थी बनकर आने लगी। क्या आने लगी? भारत में शरणार्थी बनकर, हमें शरण दे दीजिए, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो अब भारत के सामने बड़ी समस्या की, अचानक से बहुत सारे व्यक्ति पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आने लगे। कहाँ से? पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आने लगे। फिर भारत वालों ने क्या किया? एक युद्ध लड़ा, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 1971 का लड़ाई। क्या बोलते हैं इसे? 1971 की लड़ाई हुई थी भारत और पाक के मध्य, जिसके अंतर्गत हमने बांग्लादेश का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? बांग्लादेश का। उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिकों ने हमारे आगे घुटने टेक दिए। क्या टेक दिए? घुटने टेक दिए। त्राही माफ करके हमें माफ करो, ऐसे करके हमारे सामने घुटने टेक दिए और हमने किसका? बांग्लादेश का निर्माण करवा दिया। फिर बांग्लादेश में क्या हुआ? संविधान बना। जैसे बांग्लादेश का निर्माण हुआ, बांग्लादेश में क्या बनाया गया? संविधान बनाया गया। बांग्लादेश का संविधान था, उसमें 3 चीजें जोड़ी गई। एक तो धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा। बांग्लादेश कैसा देश रहेगा? धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को समान महत्व मिलता रहेगा वहाँ पर। एक लोकतांत्रिक रहेगा। कैसा रहेगा? लोकतांत्रिक। वहाँ पर जनता की सरकार रहेगी। किसकी सरकार रहेगी? जनता की सरकार रहेगी। एक समाजवादी रहेगा। क्या रहेगा? समाजवादी। सभी समाजों को समान संरक्षण दिया जाएगा और सभी समाजों का भलाई की जाएगी। ऐसी वहाँ पर संविधान बना, उसमें 3 बातें जोड़ी गई थी। 1975 में वहाँ पर संविधान में संशोधन हुआ, बांग्लादेश के संविधान में संशोधन हुआ और वहाँ पर संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली जोड़ दी गई। कौन सी प्रणाली? संसदीय प्रणाली की जगह, जहाँ पर प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियाँ है, उसकी जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली जोड़ दी गई थी। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर शेख मुजीबुर रहमान की जो आवामी लीग पार्टी थी, इसने क्या किया? शेख मुजीबुर रहमान ने केवल आवामी लीग पार्टी को छोड़कर बाकी जितनी भी पार्टियां थी उन सबको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। केवल आवामी लीग को, केवल एक ही जो पार्टी थी शेख मुजीबुर रहमान की, जो आवामी लीग पार्टी, उसको छोड़कर बाकी जितनी पार्टियां थी उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इससे वहाँ की जनता क्या करने लगी? बगावत करने लगी। वहाँ की जनता, वहाँ की सेना ने मिलकर क्या कर दिया? बगावत कर दिया और सेना ने शेख मुजीबुर रहमान को मार गिराया। शेख मुजीबुर रहमान की क्या हो गई? उसमें मृत्यु हो गई। फिर वहाँ पर क्या लग गया? सैनिक शासन लग गया। क्या लग गया? बांग्लादेश के अंदर सैनिक शासन। कहाँ पर लग गया सैनिक शासन? बांग्लादेश के अंदर। तो साथियों, सैनिक शासन कहाँ पे था? पहले बांग्लादेश में भी था, उससे पहले कहाँ पर था? पाकिस्तान में भी। अपने बात की सैनिक शासन, दोनों देशों के अंदर सैनिक शासन। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दक्षिण एशिया के ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पर सैनिक शासन रहा? तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, दोनों के अंदर। फिर वहाँ पर सैनिक शासन लग गया था। और जियाउर रहमान, क्या है नाम है? जियाउर रहमान ने अपने हाथ में बांग्लादेश की सत्ता ले ली। किसने? जियाउर रहमान ने अपने हाथ में बांग्लादेश की सत्ता ले ली थी।
और उसने अपनी पार्टी बनाई थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी। क्या पार्टी बनाई थी? बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई थी। लेकिन फिर जनता ने भी क्या कर दी? उसकी हत्या कर दी। जिया उर रहमान की क्या कर दी? हत्या कर दी। उसके बाद जनरल एच.एम. इरशाद आए थे। बांग्लादेश का मुखिया कौन बने थे? जनरल एच.एम. इरशाद बने थे। और इसने कैसा शासन चलाया? सैनिक शासन, यानी सेना के बूते पर शासन आया था जनरल एच.एम. इरशाद के नेतृत्व में। फिर 1991 में लोकतंत्र की स्थापना हुई बांग्लादेश में। 1991 में किसकी स्थापना हुई? वापस लोकतंत्र की स्थापना हुई। उसके बाद से शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी। क्या कौन थी? शेख हसीना, जुल्फों वाली बोलते हैं इसे, शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद 2025 में इसे पद से हटा दिया गया। 2025 में वहाँ पर एक आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन। क्या है? छात्र आंदोलन हुआ था 2025 के अंदर, और इसे क्या कर दिया? पद से हटा दिया शेख हसीना को। उसके बाद यूनुस खान को वहाँ पर अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया था। जैसे भारत के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय अंतरिम सरकार बनी थी, उसमें मुखिया किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। यानी भारत में अंतिम जो सरकार थी उसका मुखिया कौन था? जवाहरलाल नेहरू, यानी JLN। वैसे ही जो बांग्लादेश है वहाँ जहाँ तक चुनाव होंगे वहाँ पर उस तक कौन रहेगा? यूनुस खान वहाँ का प्रधानमंत्री रहेगा। बांग्लादेश में चुनाव का प्रस्तावित है, ध्यान रखना साथियों, फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव प्रस्तावित है। देखते हैं किस किस सरकार बनती है बांग्लादेश में। फिर अपन बात करते हैं नेपाल की। नेपाल ध्यान रखना साथियों, शुरू से ही राजतंत्र था। कैसा? राजतंत्र। और दुनिया में एकमात्र देश था जो कैसा देश था? हिंदू देश था, हिंदू राष्ट्र था। हिंदू राष्ट्र था ना, दुनिया में एकमात्र देश जो हिंदू राष्ट्र था ये। लेकिन इसने अब संविधान संशोधन कर लिया और ये भी कैसा हो गया? धर्मनिरपेक्ष हो गया। कैसा हो गया? धर्मनिरपेक्ष। भारत की जैसे, भारत भी कैसा धर्मनिरपेक्ष देश है ना, जहाँ सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है, वहाँ भी धर्मनिरपेक्ष बन गया। पहले कैसा था? हिंदू राष्ट्र था। वहाँ पर राजा का शासन हुआ करता था नेपाल के अंदर। वर्तमान में भी वहाँ पर कभी सरकार में अनबन चलती रहती है वहाँ पर भी। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन हुए, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, और ये 1990 में वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई। लेकिन वहाँ के जो राजा था, राजा ने 2002 में संसद को क्या कर दिया? भंग कर दिया और लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया। संसद को भंग करके लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया और सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली। ध्यान रखना, राजा का नाम पूछ सकते हैं। राजा का नाम था ज्ञानेंद्र। क्या नाम है? ज्ञानेंद्र। वहाँ पर राजा कौन है? राजा ज्ञानेंद्र है। इसने लोकतंत्र को भंग कर दिया, संसद को खत्म कर दी और सत्ता अपने हाथों में ले ली। फिर वापस इसको लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए वहाँ पर संघर्ष हुए और वहाँ पर 7 दलों ने गठबंधन किया। किन दलों ने गठबंधन किया? 7 दल, 7 पार्टी ने गठबंधन किया। इसलिए इन्हें बोलते हैं 7 पार्टी अलाउंस। क्या बोलते हैं? 7 पार्टी अलाउंस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 7 पार्टी अलाउंस कौन से देश में है? तो ध्यान रखना साथियों, नेपाल के अंदर है। कहाँ पर है 7 पार्टी अलाउंस? नेपाल के अंदर। और 2008 के अंदर वहाँ पर राजतंत्र को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सके, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? तो 2008 में खत्म हुआ और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। फिर 2015 में वहाँ पर नेपाल के अंदर नया संविधान बना। नेपाल में नया संविधान कब बना? 2015 के अंदर। अब अपन जो दक्षिण एशिया के भाग है उसके मुख्य जो संगठन है उसकी बात कर लेते हैं। दक्षिण एशिया की सार्क। क्या नाम है? सार्क दक्षिण एशिया का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन है जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसे दक्षेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षेस, यानी दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन दक्षेस बोला जाता है। इसकी स्थापना हुई 1985 में। कब हुई इनकी स्थापना साथियों? 1985 में दक्षेस की स्थापना हुई या सार्क की स्थापना हुई। तुमसे दक्षेस की पूर्ण फॉर्म पूछ सकते हैं या सार्क की पूछ सकते हैं। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन, दक्षिण एशिया राष्ट्रों का संघ ना, राष्ट्रों का संघ। स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। स्थापना के समय इस समय के 7 सदस्य थे। स्थापना जब हुई ना 1985 में, इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, ध्यान रखना। लेकिन 8वां सदस्य अफगानिस्तान जुड़ा। कौन सा जुड़ा? अफगानिस्तान। 8वां सदस्य कौन सा जुड़ा? अफगानिस्तान जुड़ा। पूछेंगे सार्क में सबसे नया सदस्य कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान है। कब जुड़ा ये? 2007 में जुड़ा। कब जुड़ा? 2007 में अफगानिस्तान नया सदस्य जुड़ा। अब सार्क में कौन कौन से देश हैं? एक तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ऐसे करके वर्तमान में 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश है। इसका मुख्यालय काठमांडू के अंदर है। और काठमांडू कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू के अंदर है। सार्क का उद्देश्य, यानी सार्क का जो स्थापना है
स्थापना क्यों की गई, इसका उद्देश्य क्या था स्थापना करने का? तो ध्यान रखना, जो आपस में जितने भी पड़ोस जो देश है, सार्क के देश, उनमें आर्थिक विकास करना। क्या करना? एक तो आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना, इसको बढ़ावा देने के लिए, यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सार्क की स्थापना की गई थी। अब साप्टा, साप्टा, साप्टा क्या है? तो साप्टा है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, जो दक्षिण एशिया के जो देश है, कौन से, कितने देश? 8 देश। दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? 8 देश। जो 8 देश है वो आपस में मुक्त व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आपस में मुक्त व्यापार कर सकते हैं। अगर कोई भी देश, दक्षिण एशिया के देश जो आपस में एक दूसरे से व्यापार करेंगे तो उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। क्या नहीं लिया जाएगा? टैक्स नहीं लिया जाएगा, और मुक्त व्यापार करेंगे, वो फ्री ट्रेड करेंगे। क्या करेंगे? वो फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार करेंगे आपस के अंदर। इसकी स्थापना जो साप्टा है उसमें 2004 में सभी देशों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। कब हस्ताक्षर किए? 2004 के अंदर। हम आपस में क्या करेंगे? व्यापार करेंगे और आपस में कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। ये कब लागू हुआ, कब अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2026 को ये अस्तित्व में आ गया साप्टा। कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2006 को ये अस्तित्व में आ गया था। लेकिन ध्यान रखना साथियों, वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी है। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी है। इसलिए भारत और पाकिस्तान अपने जो व्यापार, जो उसमें कर लगाने के वो अलग से लगाता है। भारत व पाकिस्तान के बीच में क्या चलती है? तनातनी चलती है। इसलिए भारत और पाकिस्तान अपनी जो साप्टा है उसमें कुछ संशोधन करता है और अपने अलग से टैक्स लगाता है। एक बात को ध्यान रखना। अब अपन इस पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लेते हैं एक बार सरसरी नजरों से, ताकि तुम एग्जाम में क्या हो, अच्छे से नंबर ग्रहण कर सको। और अगर साथियों तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता? यानी कौन सा देश है जो दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता? अभी अपन ने बात की है, इसके अंदर कितने देश थे? 7 देश विशेष रूप से, लेकिन एक 8वां अफगानिस्तान को भी मानते हैं, लेकिन इसमें चीन का कोई नाम नहीं था। यानी चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। तो इसका उत्तर क्या होगा? चीन। चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। श्रीलंका के लोकतंत्र को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। निम्न में से कौन सी कठिन चुनौती थी? श्रीलंका में एक चुनौती अपने पड़ी, कौन सी चुनौती थी? जातीय संघर्ष की। यहाँ पर जातीय संघर्ष चलता है। क्या चलता है? जातीय संघर्ष की यहाँ पर चुनौती है। भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो 1998 में किए। कब किए? 1998 में कर दिए भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर। दक्षिण एशिया के कौन से देशों में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं को शासन रहा है? अभी मैंने तुम्हें बताया, प्रश्न आ सकता है ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सैनिक शासन रहा था? तो 2 ही देश थे, पाकिस्तान व बांग्लादेश। जहाँ पर कैसा शासन था? सैनिक शासन था, पाकिस्तान व बांग्लादेश के अंदर। अब रिक्त स्थान है दक्षिण एशिया में स्थित देश जहाँ पर जातीय संघर्ष से पीड़ित है, जातीय संघर्ष चलता है, तो श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। राजतंत्र लोकतंत्र समर्थक समूह, राजतंत्र लोकतंत्र समर्थक समूह अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण कहाँ पर बना हुआ है? नेपाल के अंदर। जहाँ राजतंत्र की बात आ गई, मैंने तुम्हें बताया नेपाल में क्या चलता है? राजतंत्र चलता है। क्या चलता है? राजतंत्र। जहाँ राजतंत्र की बात आ जाए वहाँ तुम्हें नेपाल कर देना है। चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश, यानी चारों तरफ भूमि है जहाँ जिनके कोई समुद्र नहीं है, लैंड लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड लॉक। लैंड लॉक यानी चारों तरफ क्या है? भूमि भूमि है, समुद्र कोई नहीं है। ऐसा कौन सा देश? तो नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान चारों तरफ क्या है? यहाँ पर भूमि है, यहाँ पर समुद्र की सीमा है, पानी की सीमा नहीं लगती है। दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। क्या किया था? उदारीकरण, यानी अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसमें टैक्स को कम किया था। दूसरे जो देशों के लोग हैं वो उसमें व्यापार करने आ सकते हैं। वह देश कौन सा है? श्रीलंका। कौन सा देश है? श्रीलंका। जैसे भारत ने उदार, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण नीति कब अपनाई थी? यानी उदारीकरण की नीति, उदारीकरण की नीति, उदारीकरण की नीति भारत ने कब अपनाई थी? ना, उदारीकरण की नीति किसने? भारत ने। इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देना। सेना और लोकतंत्र समर्थित समूह के बीच सेना ने हमेशा बाजी मारी। यानी ऐसा कौन सा देश है जहाँ सेना और लोकतंत्र दोनों में जो संघर्ष होता है उसमें सेना हमेशा जीतती है? वे देश है पाकिस्तान। मैंने तुम्हें बताया था वहाँ पर बहुत सी बार पाकिस्तान में सैनिक शासन लगा था। तो कौन सा देश है? पाकिस्तान। दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित वे देश जिसकी सीमा दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है वह है भारत। दक्षिण एशिया के केंद्र में ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है? तो वह कौन सा है? भारत। भारत की सीमा सभी देशों से मिलती है। जितने भी अपन दक्षिण एशिया के देश पढ़े वो सभी भारत के कैसे देश हैं? पड़ोसी देश। कैसे देश हैं? पड़ोसी। पाकिस्तान के द्वारा अपने परमाणु परीक्षण, यानी पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया? तो 28 मई 1998 को किया। कब किया था? 28 मई 1998 को कर दिया था। और
कौन सी पहाड़ी में किया था? चंगाई की पहाड़ी में। कौन सी पहाड़ी में किया था? चंगाई की पहाड़ी में। तो ध्यान रखना साथियों, पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण 28 मई 1998 को चंगाई की पहाड़ी में किया। वैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, भारत ने भी 2 बार परमाणु परीक्षण किए। कितनी बार किए? भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किए। एक किया था 1974 को और एक किया था 1998 को। दोनों कहाँ पे किए? तो पोखरण के अंदर किए। कहाँ पर किए? पोखरण के अंदर किए। पोखरण कहाँ पड़ता है? ये जैसलमेर में। कहाँ पड़ता है पोखरण? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर पोखरण पड़ता है, ध्यान रखना। जैसलमेर में पोखरण पड़ता है, वहां पर भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किए। 1974 का परमाणु परीक्षण वो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय किया गया है। इंदिरा गांधी है ना, भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री। 1998 का परमाणु परीक्षण जब भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी है ना, उस समय किया था अटल बिहारी वाजपेयी। सर्करिक सीमा रेखा विवाद किन किन के बीच में है? सर्करिक सीमा रेखा विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। किन के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के मध्य सर्करिक सीमा विवाद है। नेपाल में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य कब बनाया गया? 2008 में। मैंने तुम्हें बताया था 2008 में नेपाल क्या बन गया? लोकतंत्र की स्थापना हो गई। सिलोन जो श्रीलंका, इन तत्कालीन सिलोन को आज़ादी कब मिली? यानी श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? मैंने तुम्हें बताया था 1948 में। भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 के अंदर, और श्रीलंका 1948 में। सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका का पड़ा। श्रीलंका का पहला नाम सिलोन था, इसका नाम बदलकर श्रीलंका का पड़ा 1972 के अंदर। शीत युद्धकालीन सैन्य गुट सीटो में पाकिस्तान कब शामिल हुआ? सीटो। सीटो किसका समूह था? अमेरिका का। किसका समूह था? अमेरिका का। ध्यान रखना साथियों, जो शीत युद्ध चलता था उसमें सीटो किसका था? अमेरिका का समूह था। उसमें पाकिस्तान कब शामिल हुआ? 1954 के अंदर। कब शामिल हुआ पाकिस्तान? 1954 के अंदर। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? तो ध्यान रखना, सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब एक प्रश्न और है, ये किसके सहयोग से हस्ताक्षर हुआ? तो विश्व बैंक के सहयोग से। किसके सहयोग से? विश्व बैंक से। विश्व बैंक यानी WB, विश्व बैंक के सहयोग से हस्ताक्षर हुए थे भारत और पाकिस्तान का सिंधु जल समझौता। लेकिन ध्यान रखना, वर्तमान में भारत ने सिंधु जल समझौता को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने वर्तमान पर पहलगाम पर अटैक किया था। किस पर अटैक किया? पहलगाम। पहलगाम जो जम्मू कश्मीर में है वहां पर अटैक किया था पहलगाम में, इसलिए भारत ने सिंधु जल समझौता को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, ध्यान रखना, उस ऑपरेशन का क्या नाम है? सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। पहलगाम के जो हमला हुआ उसको जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचत व सहकारी व्यवस्था के ऋण के कारण किस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली? इन गांवों के अंदर छोटी बचत व सहकारी व्यवस्था के कारण बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने इस व्यवस्था को अपनाया और अपने देश में गरीबी को खत्म किया था। वे हिमालय देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है, जो हर तरफ से भूमि से गिरा है, मैंने तुम्हें बताया था, जो हर तरफ से भूमि से गिरा है वो कौन सा है? भूटान। 2 देश है, एक नेपाल एक भूटान। श्रीलंका में जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है? तो 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन लिट्टे की भूमिका। किसकी भूमिका? लिट्टे की भूमिका वहां पर प्रमुख है श्रीलंका के अंदर। भारत और पाकिस्तान की ओर से सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए? तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने, दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता किसकी मध्यस्थता से हुआ? तो विश्व बैंक की मध्यस्थता से। किसकी मध्यस्थता से? विश्व बैंक की। मैंने तुम्हें अभी बताया था, विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ। अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य कब बनाया गया? 2007 के अंदर। कब बनाया गया? 2007 में जब सार्क का 14 सम्मेलन हो रहा था तब अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य बनाया गया। वर्तमान कितने सार्क सदस्य हैं? 8 सदस्य देश हैं। भारत और चीन के मध्य युद्ध किस वर्ष हुआ? भारत और चीन के मध्य युद्ध 1962 में हुआ। कब हुआ? 1962 में। भारत व चीन युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत व चीन युद्ध के समय चीन का राष्ट्रपति कौन था? तो माओसो तंगे। माओसो तुंग। क्या नाम है? माओसो तुंग चीन के राष्ट्रपति हुआ करते थे। शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज्यादा सहायता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव कब रखा था? शेख मुजीबुर रहमान कहाँ का था? बांग्लादेश का, यानी पूर्वी पाकिस्तान का, जो उसके बाद बांग्लादेश का बना। 6 सूत्री प्रस्ताव कब रखा था? 1966 के अंदर 6 प्रस्ताव रखे इसने। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 10 जनवरी 1966 को हुआ। कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को हुआ था। 1965 की लड़ाई के बाद, जो 1965 की लड़ाई है उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था। लिट्टे का पूरा नाम क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। और लिट्टे सेंटर की मुख्य मांग क्या थी? तो लिट्टे संघर्ष की मुख्य मांग थी श्रीलंका के तमिल है उनके लिए पृथक राष्ट्र यानी अलग देश हो। तो श्रीलंका के तमिल उनके लिए अलग देश बनाने की मांग थी। भारत व पाकिस्तान के बीच हुए ताशकंद समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? ध्यान रखना, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री व पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर साइन किए थे। कब हुआ था ये ताशकंद समझौता? 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी
1966 को ताशकंद शहर के अंदर समझौता हुआ था भारत व पाकिस्तान के बीच में। भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किसके मध्यस्थता से हुआ? तो रूस के मध्यस्थता से। रूस जो भारत का सबसे अच्छा मित्र है, रूस जो उसने मध्यस्थता की थी। रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे कोसिगन। कौन थे? कोसिगन। भारत व सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? अगस्त 1971 में। भारत और सोवियत संघ ने अगस्त 1971 में 20 साल के लिए समझौता किया था, मैत्री यानी दोस्ती का समझौता किया था। भारत और पाक युद्ध कब हुआ जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ है? बांग्लादेश का निर्माण हुआ, मैंने तुम्हें अभी बताया था, दिसंबर 1971 के अंदर। कब हुआ था? दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ है? 3 जुलाई 1972 को। कब हुआ है? 3 जुलाई 1972 को हुआ है। 3 जुलाई 1972 को किन किन के बीच हुआ है? भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, क्या नाम है? भारत की प्रधानमंत्री का इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के ओर से पाकिस्तान के जो प्रधान राष्ट्रपति हुआ करते थे जुल्फिकार अली भुट्टो, क्या नाम है? जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में ये समझौता हुआ है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ है, किसने हस्ताक्षर किए? तो साथियों ध्यान रखना, भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर साइन किए थे। अब अगला प्रश्न है, भारत ने परमाणु परीक्षण कब किए? भारत ने परमाणु परीक्षण कब किए? तो 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर के अंदर, और दूसरा परमाणु परीक्षण 11 व 13 मई 1998 को। 11 व 13 मई 1998 को खातोलाई पोखरण के अंदर, जो भी जैसलमेर में पड़ता है। भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्या बोलते हैं इसे? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया है। भारत द्वारा किए गए द्वितीय परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया? जो द्वितीय परमाणु परीक्षण था उसे क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन शक्ति। जो पहला परमाणु परीक्षण है कब हुआ? ये 1974 के अंदर। 1974 के अंदर। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। एग्जाम में पूछेंगे भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किसके नेतृत्व में हुआ? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। इंदिरा गांधी उसमें भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। दूसरा परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति बोलते हैं, ये कब हुआ? 1998 में। उसमें भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। दक्षेस सार्क के पहले सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। यानी सार्क की स्थापना 1985 में हुई। कब हुई? 1985 में सार्क की स्थापना हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकाने व सुविधाओं पर हमला नहीं करने के समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 1988 में। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हो रखा है, जिसमें कहा गया है कि दोनों एक दूसरे के जो परमाणु ठिकाने हैं उस पर हमले नहीं करेंगे। ये समझौता कब हुआ? 1988 में। भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान कब हुआ? भारतीय शांति सेना कब गई थी? 1987 से 1990 के बीच में। 87-1990 के बीच में। मैंने तुम्हें अभी बताया था, भारतीय शांति सेना वहां पर गई थी और फिर वापस आ गई थी, लेकिन 1991 में भारत के जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी की क्या कर दी? हत्या कर दी गई लिट्टे के द्वारा। भारतीय शांति सेना श्रीलंका में कब किस समझौते के तहत गई थी? 1987 में राजीव जयवर्धन समझौता। क्या हुआ था? राजीव जयवर्धन समझौता के तहत गई थी। राजीव जयवर्धन समझौता। तो श्रीलंका ने सोचा ये हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। फरक्का संधि क्या है? फरक्का संधि ये गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच दिसंबर 1996 में फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुई। यानी फरक्का संधि भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई है दिसंबर 1996 के अंदर। 96 के अंदर उनसे एग्जाम पूछ सकते हैं फरक्का संधि कब हुई थी। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉन्फ्रेंस। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। साप्टा पर हस्ताक्षर कब हुए हैं? सार्क के 7वें सम्मेलन में 1993 में, और ये समझौता 1995 से प्रभावी हुआ है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में सार्क की क्या भूमिका है? आपसी सहयोग व्यापारिक क्षेत्रों को बढ़ाना तथा क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करना। आपसी सहयोग व्यापारिक क्षेत्रों को बढ़ाना तथा क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करना। दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल किन देशों के लिए किया जाता है? दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल किन देशों के लिए? मैंने तुम्हें अभी बताया था, दक्षिण एशिया जो देश है उनका इस्तेमाल वैसे 7 देशों के लिए किया जाता है। किन देशों के लिए? 7 देशों के लिए। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका व मालदीव, और कभी कभी इसमें अफगानिस्तान को भी जोड़ लिया जाता है। कौन से देश को? अफगानिस्तान को भी इसमें जोड़ लिया जाता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी नहीं बन पाने के क्या कारण है? क्वेश्चन आएगा ये। अभी मैंने तुम्हें बताया था, वहाँ पर सेना
धर्मगुरु और भूस्वामी का कब्जा है, यानी सेना का कब्जा है, धर्मगुरु का, भूस्वामी और अभिजन का सामाजिक दबदबा है वहाँ पर। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ है। दक्षिण एशिया क्षेत्र की विशेषताएं क्या है? जो दक्षिण एशिया क्षेत्र है उसकी विशेषताएं क्या है? ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भाव, शत्रुता, आशा और निराशा तथा पारस्परिक शंका और विश्वास साथ बसते हैं। दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां किस प्रकार प्रभावित करती है? बाहरी शक्तियां दक्षिण एशिया के अलावा बाहर, जैसे अमेरिका है, रूस है, वो चीन है, वो कैसे प्रभावित करता है दक्षिण एशिया के संबंधों को? तो आर्थिक सहायता देकर, यानी उन्हें पैसे देकर, आर्थिक सहायता देकर, सैन्य अड्डे किराए पर लेकर, जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो सैन्य अड्डे को किराए पर लेकर दूसरे देश, हथियारों की सप्लाई करके, यानी हथियार इनको देकर इन देशों में आपसी टकराव पैदा करता है तथा विचारधारा के आधार पर सैन्य गठबंधनों का गठन करके उनका सदस्य बनाना चाहता है। ये हम अलग अलग गुट बनाना चाहते हैं सैन्य गठबंधनों का। वो साप्ता दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? इसका उद्देश्य क्या है? तो सार्क के 12वें सम्मेलन में, जो सार्क का 12 सम्मेलन हुआ फरवरी 2004 में ये समझौता हुआ और 1 जनवरी 2004 से ये क्या हुआ? प्रभावी हुआ साप्ता। इसका मुख्य उद्देश्य सार्क के सदस्य देश के मध्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है। आपस में मुक्त व्यापार, कोई टैक्स नहीं लेगा, आपस में मुक्त व्यापार करेगा। ऐसे 2 मामले बताए जिन पर भारत बांग्लादेश पर सहयोगी वे आपसी मतभेद हैं। ऐसे 2 मामले बताए जिन पर भारत और बांग्लादेश में सहयोगी आपसी मतभेद हैं। तो आपसी सहयोग के बिंदु सार्क, बिम्स्टेक, रोहिंग्या शरणार्थी, भूमि समझौता 2015, बस डिप्लोमेसी और आपसी, ये तो सहयोग के बिंदु है, ध्यान रखना सहयोग की। और मतभेद है तीस्ता एंड फेना नदी विवाद, नवमोर द्वीप विवाद, भारत बांग्लादेश की है ना आपसी सहयोग के बिंदु। ये इसमें सहयोग है लेकिन विवाद है, तीसरा नदी को लेकर है, नवमोर द्वीप विवाद को लेकर है, मुहेरी बेलोनिया नदी पर विवाद है, पीर दावा की घटना है, फैंसी डील तस्करी विवाद है और चकमा शरणार्थी समस्या है। क्या है? चकमा शरणार्थी समस्या। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।